जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, डिजिटल भारत अब सब भारत तक ही सीमित नहीं है। अब दुनिया भर में यूपीआई का जलवा छाया हुआ है। जापान जैसा देश जिसने दुनिया भर को टेक्नोलॉजी सिखाई, अब भारत के यूपीआई मॉडल को अपना रहा है। और एनपीसीआई और जापान के एंटिटी डेटा के बीच में एक हिस्टोरिक एमओयू हुआ है, जिससे जो इंडियन टूरिस्ट हैं जो जापान में जाएंगे वो अपने फोन से क्यूआर स्कैन करके यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। तो अब जापान में भी यूपीआई है, और उससे पहले हमने कतर का आपको बताया था। और विश्व भर में यूपीआई का जलवा और जो भारत का डिजिटल भारत इनिशिएटिव है वो छाया हुआ है। इसी पे हम बात करेंगे कि आज हम, यानी कि हम अगर टोक्यो से सुशी बार जाते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, ओसाका वगैरह या कुछ भी, तो आपको अपने इंडियन जो यूपीआई वॉलेट है उससे पेमेंट कर सकेंगे। और कई सारे बड़े सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हम आज की चर्चा में शामिल करेंगे। और इस पर हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, उमेश जी, डिजिटल भारत का जलवा विश्व भर में छाया हुआ है। यूपीआई का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और जिस तरह से ये ग्लोबल एक्सपेंशन हम देख रहे हैं लगातार, यूपीआई को लेकर एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं। कतर 8वां देश बना, अब जापान। कैसे आप इस चीज को देख रहे हैं? ये जो पूरा शिफ्ट आ रहा है। देखिए, जापान की एक अपनी है एनटीटी डेटा। वो जापान की सबसे बड़ी आईटी एंड बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर है। हम्म। उन्होंने अभी पार्टनर किया है एनपीसीआई के साथ। हम्म। एनपीसीआई का जो आर्म है, विदेशी आर्म, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ उन्होंने एक करार किया है, जिसके द्वारा यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का प्रचलन अब जापान में चालू हो जाएगा। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईस्ट एशिया में यूपीआई ने अपना परचम लहरा दिया है। अब जापान 9th देश बन चुका है जिसने यूपीआई को अपनाना चालू करेंगे। देखिए, कतर जो था 8th देश था, 8th नेशन था। नाउ दिस इज द 9th नेशन टू विल बी एक्सेप्टिंग यूपीआई। अब ये जो एनटीटी डेटा है ना, ये एक्चुअली जिन्होंने करार किया है एनआईपीएल के साथ, ये एक तरह से एक सिस्टम रन करते हैं, कैफीस। ये एक लार्जेस्ट कार्ड पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क है जापान में, जिसमें सारे बैंक्स, इंश्योरर्स, मर्चेंट्स और एटीएम्स कनेक्टेड है। और इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे रिटेल शॉप्स, टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स भी कवर्ड है। जापान में कम से कम हर साल, अभी तक इस साल में बताया जाता है अराउंड 2,08,000 इंडियन टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं। और ये जो इंडियन टूरिस्ट हैं, अभी इनको यूएस डॉलर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो कन्वर्शन कॉस्ट है वो बच जाता है। अब ऐसा हो रहा है कि भारत का जो यूपीआई है वो ग्लोबलाइज्ड होता जा रहा है। टूरिस्ट भारत के जहां भी जा रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट जैसे यूएई है, सिंगापुर है, कतर है, अभी जापान है। यहाँ पे अगर जब इंडियन टूरिस्ट बाहर जाएंगे और वो जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है हम यूपीआई में करेंगे, तो डॉलर का यूसेज कम होता जाएगा। और डॉलर का ये यूसेज अगर कम होता जाएगा, डिमांड कम होगी, तो हमारा जो यूपीआई है वो ग्लोबलाइज हो रहा है, हमारा रुपी वो भी ग्लोबलाइज हो रहा है। इससे एक तरह से डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम चालू हो गया है। देखिए, कुछ लास्ट मंथ जो डोमेस्टिक यूपीआई ट्रांजैक्शन थे, वो कम से कम 280 बिलियन रुपीस थे। मतलब 28 लाख करोड़ का हमने ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू प्रोसेस किया था। और 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस हमने किया था यूपीआई के थ्रू। और आज यूपीआई वॉल्यूम के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से नहीं, वॉल्यूम के हिसाब से वो वीजा कार्ड और ये मास्टर कार्ड को बीट कर रहा है। अब अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से भारत का डिजिटल परचम एक तरह से विदेश में कॉन्कर करता जा रहा है, लोग देख रहे हैं कि भारत जो एक तरह से, देखिए, भारत वी मिस्ड आउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, बट डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत आगे बढ़ के नजर आ रहा है। कुछ कुछ दिन पहले हमारे जो नंदन नीलेकर्णी हैं, वो मिले थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीथ स्टार्मर के साथ। अब वहां पे ब्रिट कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत का आधार के हिसाब से, यूसेज के हिसाब से। वो
आधार के हिसाब से, आधार के जो रूल्स है वही फॉलो करके ब्रिटेन क्रेडिट कार्ड बनाने वाला है अपने नागरिकों के लिए। ये वही वेस्टर्न देश है जो भारत को बोलते थे कि भारत के अंदर प्राइवेसी कुछ होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट के पास आपके थंबनेल रहेंगे, बायोमेट्रिक्स रहेंगे, रेटिना स्कैन रहेगा और गवर्नमेंट आपका जो डेटा लेके आपका बैंक अकाउंट खाली कर देगा। ये सब जो मिसकम्युनिकेशन है, ये सब जो नैरेटिव है, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये फैलाया गया था। आज वो ही वेस्ट वेस्ट जो है भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अपनाने के लिए रेडी है। आईएमएफ की जो चीफ है, उन्होंने भी कल भारत के जो आधार है, यूपीआई है, उसकी तारीफ की है। इससे समझ में आता है कि भारत ने एक तरह से लीड ले ली है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए। अब ऐसी बात है कि भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपना देश के अंदर यूपीआई बना रहे हैं। कुछ देशों के अंदर हम उनका भी यूपीआई हम डेवलप कर रहे हैं। उधर का भी जो नेशनल पेमेंट सर्विस सिस्टम है, हम यूपीआई का इंटरफेस रख के हम यूज कर रहे हैं। ये भी एक नई न्यूज़ आने वाली है, कुछ दिनों में आप ये भी देखेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा उमेश जी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाइना ने कभी वीचैट, एलीपे और इस सबसे पूरे एशिया में एक अपना कब्जा जमाया था। आज भारत का जो यूपीआई है वो भी उसी तरह से वो स्पेस कॉन्कर कर रहा है और क्या उमेश जी हम इसके ज़रिए एशिया में एक फिनटेक लीडर बन पा रहे हैं और साथ ही अगर हम यूपीआई की बात करें तो इसका जो एक ग्लोबल रोल आउट है, इसका इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये भारत के लिए क्या एक सॉफ्ट पावर हम या स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट पावर कह सकते हैं जिससे भारत का जो ये जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें या इस मॉडल को जिस तरह से हम जापान में देख रहे हैं, जापान जैसा टेक जाइंट देश, वहाँ पर इस कंट्री को सॉरी इस मॉडल को एक्सेप्टेंस मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है भारत के लिए। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो है विन अ मंथ, वो बहुत बड़ा है। अब हुँ। इतने बड़े वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो एनपीसीआई कंपनी है, जिसको बनाया गया था आरबीआई और इंडियन बैंक्स ने, जो कोलिशन ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इन्होंने बनाया है। अब उन्होंने खुद का एक टेक्नोलॉजिकल आर्म भी खोल लिया है, एनपीसीआई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी। और इसको चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इसमें आगे कैसे और इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए और इसके अंदर इंटरफेस को बेटर किया जाए, यूजेबिलिटी, यूजर एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने एक सेपरेट आर्मी बना दिया है। अब भारत जो देख रहा है, भारत ये देख रहा है कि हम इस यूपीआई को ग्लोबलाइज करें और आगे जाके इसमें इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ाने की भी जरूरत है। आज जो हमारा ये जो चीज है, ये सिर्फ 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कर रहा है। अगर विदेश में भी यूपीआई चालू हो जाता है तो रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा, रुपी ग्लोबल बन जाएगा और भारत के जो सॉफ्ट पावर है, हमारे जो टूरिस्ट है, वो बाहर जाके यूज करना चालू करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि हम डॉलर के अंदर कन्वर्शन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है हमें। आज डॉलर के अंदर, डॉलर का हम जब यूसेज कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो हमारा जो रुपया है आज 88 के आसपास पहुंच चुका है, 88 टू 89 के हिसाब से पहुंच चुका है। अब इसको अगर डॉलर का यूसेज कम करना चालू हो जाएगा और हम लोकल करेंसीज में जैसे ट्रेड कर रहे हैं और हम यूपीआई को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, इसी कारण हम बच पाए हैं। नहीं तो आज रुपया $100 के, जो डॉलर है, ₹100 से ऊपर पहुंच जाता। आप सोचिए कितना बड़ा जो ट्रेड है, हम जो 70 से 75 बिलियन डॉलर का जो रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, वो हम लोकल करेंसी में कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज के साथ भी हमने वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन करना चालू कर दिया है। 200 वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन किया है। 8 देशों में यूपीआई ऑलरेडी प्रचलन है और एक 10 से 12 देशों के अंदर बातचीत होती जा रही है। आज ये करार हुआ है और इसके अंदर अभी 2-3 महीने और भी लगेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स इन ईच अदर कंट्रीज, वो भी चालू हो जाएगा। इससे फर्क पड़ने वाला है, रुपए का वैश्वीकरण होगा और यूपीआई भी एक तरह से पोजीशन कर सकते हैं स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव में।
उमेश जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि आप जापान में जो एक्सेप्टेंस मिली है, जैसे कि मैं कह रही थी कि एक टेक जाइंट कंट्री में भारत के इस मॉडल को एक्सेप्टेंस मिलना और जापान का इंडियन जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भरोसा करना, क्या ये प्रूफ है कि जो डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया की बात करते हैं अब एक क्रेडिबल ग्लोबल ब्रांड बन चुका है? देखिए, डिजिटल भारत, डिजिटल जो इंडिया है, जो हमारे जो डिजिटल स्टैक है, जो हमारे सॉफ्टवेयर है, जैसे आप देख लीजिए आधार है, फिर बाद में यूपीआई है, यूएलआई है, फिर हमारा जेम पोर्टल है, फिर ये डिजी लॉकर है और एम परिवहन है। ये जो हमारे जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपनी आइडेंटिटी और सब चीज हम ऑनलाइन रखते हैं, ये सब लोगों को मालूम है कि कितना सीमलेसली काम हो रहा है। आज जो यूपीआई के अंदर पेमेंट जो सेटलमेंट होता है वो सेकेंड्स में होता है और बिना कन्वर्शन कॉस्ट से होता है। इससे इंटरनेशनल रेमिटेंसेस और जो टूरिस्ट है उनको बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। आगे जाके यूपीआई को यूज किया जाएगा फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑल्सो। ये अभी एक तरह से दिस इज इन अ वेरी पायलट स्टेज। अभी बातचीत हो रही है, धीरे धीरे हम अपना जो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, इससे डिफरेंसेस बहुत मालूम पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इमीडिएटली आपको समझ में नहीं आएगा, पर सडनली अगर आप साल अभी आज 2025 है, दिवाली आ रही है, 2026 की दिवाली में आप देखेंगे जो आज 8 से 9 देश है, अगले दिवाली तक 19 से 20 देशों में ये चालू हो जाएगा। ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। और जिस एक और एक चीज होता है कि एक जब आपके पास 20 से 22 देश यूज करना चालू कर देते हैं, उसके बाद बाकी देश भी आपको डिमांड करते हैं। कम से कम अगर 50 देश हमारा यूपीआई यूज कर लेते हैं फॉर रेमिटेंसेस और ये टूरिस्ट के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स के लिए, तो फिर आप देखेंगे कि यूपीआई विल बी द ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट। उसके बाद हमें यूपीआई को यूज करना पड़ेगा फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस आल्सो। तो उसके लिए भारत अपना सीबीडीसी भी निकाल रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी भी निकाल रहा है। वो ई रूपी को यूज किया जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए। और और एक चीज है, फिर बाद में जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स भी भारत के अंदर ई रूपी के अंदर ही उगाए जाएंगे। मतलब आप इंडियन रुपीस के अंदर आप बॉन्ड्स निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक तरह से एक बहुत बड़ा बॉन्ड मार्केट डेवलप होगा। आपके रेमिटेंसेस जो हैं वो आप रुपीज में कर रहे हो, आप अपना ट्रेड रुपीज में कर रहे हो, जिसके कारण रुपया ग्लोबल होता जाएगा। आज रशिया ने ऑलरेडी रुपया एक्सेप्ट कर लिया है, फिर हम देख रहे हैं यूएई ने कर लिया है, कतर ने कर लिया है, भूटान ने कर लिया है, तो अभी जापान भी चालू कर दिया है। और जापान को मालूम है कि भारत के साथ ट्रेड करने में उसका फायदा भी है। जापानीज कंपनीज ने यहाँ पे बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को उन्होंने फंड भी किया है, जैसे दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर हो और अभी जो बुलेट ट्रेन आ रही है उसकी भी फंडिंग जापान कर रहा है। जापान हैज बीन द लीडिंग टेक्नोलॉजिकल जो सोल्यूशंस होते हैं, भारत को अगर कोई टेक्नोलॉजी जरूरत होती है, जापान ने हमको वो भी बोल दिया कि हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स में जापानीज कंपनीज आर रेडी टू प्रोवाइड अस द टेक्नोलॉजी कि आप हमारी टेक्नोलॉजी लीजिए, रेयर अर्थ मिनरल्स को स्केल अप करिए और अपनी डोमेस्टिक डिमांड को भी पूरी करिए और हमें भी एक्सपोर्ट करिए। तो भारत और जापान जो है एक नेचुरल पार्टनर्स है। जापान के पास टेक्नोलॉजी है, जापान के पास कैपिटल है और भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। और ये दोनों मिल जाते हैं तो चाइना को इफेक्टिवली काउंटर भी कर सकते हैं। और मोदी जी जब ये इसको समिट के लिए गए थे तो पहले जापान गए थे और जापान के अंदर उन्होंने जो भी एग्रीमेंट्स किए थे, आपने देखा है कि कैसे जापान भारत के अंदर $70 बिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया। और वही जापान जो अमेरिका में 550 बिलियन का उन्होंने अप्रूवल किया था, उन्होंने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं भारत के साथ डीपर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मिलिट्री मिलिट्री जो दोनों के बीच, दोनों कंट्रीज के मिलिट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बन रहा है फॉर लॉजिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो एक तरह से ये जो मूव होगा, इससे क्या होगा, टूरिस्ट एक दूसरे के कंट्रीज में बढ़ेंगे और उनको सहूलियत मिलेगी। अमित जी, देखिए टूरिस्ट
को लेकर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो पूरा एमओयू हुआ है, क्या ये सिर्फ टूरिस्ट की या टूरिज्म कन्वीनियंस के लिए है, या फिर हम कहें कि ये एक स्टेप है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का, जहाँ पे हम पेमेंट गेटवे से एक जियोपॉलिटिक्स की नई हम एक परिभाषा या नया रास्ता लिख रहे हैं? देखिए, जापान ने 50,000 भारतीयों को बोला है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे पास स्किल शॉर्टेज है। अब जो 50,000 भारतीय उधर जाएंगे और उधर काम करेंगे, कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे उनको रेमिटेंसेस के लिए पैसे भेजने पड़ेंगे अपने हमारे देश में। तो सबसे बढ़िया बात है यूपीआई उधर चालू कर दो। अभी जिस देश में भी यूपीआई चालू हुआ है, वहां पे या तो भारत के जो वर्कर्स हैं, भारतीय जो हैं वहां पे काम करते हैं और देश के अंदर देश के अंदर रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत अगर जो कन्वर्शन कॉस्ट का फीस भी बचा ले, तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से हमारा फायदा ही है। जैसे हम रशिया के साथ $75 बिलियन का हमारा ट्रेड है, अगर 0.5% भी हम कन्वर्शन कॉस्ट देखते हैं, तो वो $3.75 बिलियन हो जाता है। और इंडियन रुपीस में कम से कम अगर $1 90 के हिसाब से भी मैं हिसाब लगा लूं, तो हमें कम से कम जो मेरा कैलकुलेशन बताता है 32-35,000 करोड़ का फायदा होता है। सोचिए एक साल में, सिर्फ ड्यू टू ट्रेडिंग इन लोकल करेंसीज। हम रशिया के साथ जो $75 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, उसको भारत सरकार को 35,000 करोड़ का फायदा हुआ है। अब ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं और इसका बेनिफिट जो होता है ना, ये इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स हमको लॉन्ग टर्म में मालूम पड़ेगा। ये अभी इमीडिएटली समझ में नहीं आता है। और भारत के अगर 50,000 प्रोफेशनल्स जापान बोल रहा है हमको चाहिए, और धीरे धीरे जापान क्या करेगा, और भी भारतीयों को बुलाएगा। तो भारत भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारा जो 35 ईयर्स के नीचे जो हमारी पॉपुलेशन है, उसकी मात्रा है 67%। और भारत यंग इकोनॉमी है, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल है, आपके पास स्किल्ड लेबर है। जापानीज आर इंटरेस्टेड इन इंडियन स्किल प्रोफेशनल्स। और जहाँ पे अमेरिका भारत के स्किल प्रोफेशनल्स को बैरियर्स लगा रहा है, जापान है, जर्मनी है, यूके है, ऑल अदर कनाडा है, ये सब कंट्रीज भारत के स्किल प्रोफेशनल्स को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये भी देख लीजिए, कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर भी कल भारत आई थी, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हम बाद में करेंगे। वहां पे उसने बताया कि हम भारत के जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम वीजा देने को तैयार है। कि स्टामर ने बोल दिया कि हम वीजा फीस रखेंगे भी नहीं उनके लिए। ये ये जो है यूके भारत के साथ डीपर इंटीग्रेशन चाहता है, सब लोग भारतीय को चाहते हैं। तो फायदा तो हमारा होना ही है ना, जब हमारे जी। प्रोफेशनल जाएंगे काम करने, टूरिस्ट जाएंगे। चाइना की बात करते हुए जी, चाइना का टेक मॉडल और भारत का यूपीआई, क्या हम ये समझ सकते हैं कि एशिया में एक डिजिटल डोमिनेंस वॉर का फेज शुरू हो रहा है, भारत और चाइना दोनों के बीच में ये सारा? देखिए, दोनों के बीच में कोऑपरेशन एंड कंपटीशन हम्म। दोनों चल रहा है। कंपटीशन आप समझ लीजिए, ठीक है। मतलब हेल्दी कंपटीशन कह सकते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन कह सकते हैं। कोऑपरेशन एंड कंपटीशन दोनों चल रहा है, क्योंकि आरआईसी जो है वो पैरेलली यूएस डॉलर को चैलेंज करने के लिए अपने पेमेंट सिस्टम्स इंटरलिंक कर रही है। चाइना का जो पेमेंट सिस्टम है, उसका नाम है क्रॉस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, सिप्स बोलते हैं उसको। और वो ऑलरेडी हमारे से बहुत आगे हैं, वो ब्लॉकचेन में उन्होंने पायलट प्रोग्राम में चालू भी कर लिया है। देखिए, चाइना हमसे कुछ कदम हमारे से आगे है यूपीआई में, पर यूपीआई के अंदर हम जो काम करते हैं, वो जो स्केलेबल मॉडल है, हम उसको पूरी तरह से टेस्टिंग करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चाइना का भी ठीक ही होगा, अभी तक उनके मॉडल में अभी तक कोई हैकिंग हमने सुना नहीं है। बट चाइनीज सिस्टम जो होते हैं वो रोल आउट फास्ट करते हैं विदाउट एनी सेफ्टी फीचर्स। ये आप नोट कर लीजिए, इनके जो मॉडल्स होते हैं, उनको एक ही चीज है कि आप जल्दी लॉन्च करो, जो बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा हम बाद में देख लेंगे, एक बार आप लॉन्च कर दो। तो इसके लिए हम चाइना के मॉडल पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। फास्ट जरूर है, हमसे आगे जरूर है बहुत सारी एरिया में, जी। पर वो ग्रे एरिया से हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फूक फूक के कदम रख रहे हैं। इससे क्या होता है, देश के अंदर जो मतलब हमारा ये जो कह सकते हैं फाइनेंशियल कि सिस्टम, भारत के साथ एक भरोसा जुड़ा है। भरोसा है, सब लोगों को भरोसा है, चाइना का कोई किसी का कोई भरोसा नहीं है।
तो हमारा जी। कंपटीशन भी रहेगा और कोऑपरेशन भी रहेगा, दोनों चलेगा। उमेश जी, हम बात करते हैं, आज हम जापान की बात करें, कल यूरोप की से भी इस तरह की खबर आएगी। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो यूपीआई है, ग्लोबल जो करेंसी है, इंटर ऑपरेबिलिटी का जो फाउंडेशन उसकी एक रख रहा है और वो बनता जा रहा है? मैंने बोल ही दिया ना कि स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव के जैसे हम इसको बनाना चाहते हैं, जिसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स होगा, ट्रेड ट्रांजैक्शंस होगा, बॉन्ड मार्केट होता है, 3 चीजें होती है। अगर ये तीनों चीजें हम अचीव कर लेते हैं, तो हम एक मॉडल बन जाएगा कि हमारी जो रुपया है और हमारा यूपीआई है, दिस विल बिकम अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। इसी इसी को करने के लिए हमें बाकी कंट्रीज को हमें देखिए, हम तो क्या कर रहे हैं, हम दूसरे कंट्रीज का यूपीआई बनाने को भी तैयार है। हमने बोल दिया आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना जो देश के जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमको दे दीजिए। हमारा जो यूपीआई का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, उसी को हम रख के आपका भी चालू कर देंगे। इससे क्या होगा, एक ही टाइप के सॉफ्टवेयर और एक ही टाइप के एपीआई यूज होता है, तो डीपर इंटीग्रेशन हो जाएगा। और उन सब देशों में भारत का एपीआई चलेगा, तो भारत का एक तरह से उधर वर्चस्व, डिजिटल वर्चस्व हमेशा रहेगा। उमेश जी, आज जो दुनिया है वो भारत से काफी कुछ सीख रही है, और क्या ये भी सवाल है कि क्या हम जो हमारा टेक इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, डेटा प्राइवेसी सॉवरेनिटी और इस तरह के जो मुद्दे हैं उसके लिए हम कितने तैयार हैं? देखिए, अभी जो हिसाब से खबर आ रही है, देश के अंदर एक तरह से मुहिम आ गया है कि देश का डेटा देश के अंदर ही होना चाहिए। और इसी तरह से भारत सरकार भी क्या कर रही है, कुछ दिन पहले उन्होंने 12 लाख एम्प्लॉइज के जो ईमेल हैं, उन्होंने ज़ोहो में शिफ्ट कर दिया था। अब वो ज़ोहो के मेल सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं। और ज़ोहो ऐसी कंपनी है जो जिनके जो क्लाइंट्स हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो छोटी-मोटी कंपनियाँ नहीं हैं, वो यूरोप की कंपनीज़ है, वो अमेरिकन, जर्मन, स्पेनिश कंपनीज़ है। वहाँ पे डेटा प्राइवेसी को लेके बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इवन चाइना के अंदर आप ये देखिए, ज़ोहो की कंपनी है और चाइना के अंदर बिग टेक को अलाउ नहीं किया गया। तो मेरा मानना है कि देश का डेटा देश के अंदर होना चाहिए। ये रियलाइजेशन आ गया है और हम एक तरह से वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट टू प्रोटेक्ट आवर डेटा फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ मालवेयर अटैक्स, रैनसमवेयर अटैक्स और जितने भी मलिशियस सॉफ्टवेयर जो इन्फेक्ट करना है वो सब। ये सब देखिए, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज गूगल के जो पासवर्ड्स हैं, वो हैक हो चुके हैं। ठीक है? और हमने सुना है अमेज़न के अंदर भी हुआ है। तो बहुत सारी कंपनीज़ के तो हैक होते ही हैं, सब लोग उसको नॉर्मल लेते हैं। पर भारत के जो कंपनीज़ होती है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह ज़्यादा लगाए जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले 4, 5, 6 साल पहले जो एप्पल के जो पासवर्ड्स हैं, उसको हैक कर दिया गया था। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के प्राइवेट फ़ोटोज़ डार्क वेब में मिलना चालू हो गए थे। सोचिए, एप्पल जैसा सिस्टम में वैसा हो सकता है, तो उसको भी मीडिया इग्नोर करती है। भारत के ऊपर इतना ज़्यादा क्यों करते हैं? हमारे यहाँ पे तो अभी तक कुछ इतना बड़ा हुआ भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है, ये इश्यू एक तरह से ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन बाय द पेड बिकी हुई मीडिया ऑफ द वेस्ट। तो उमेश जी, हम ये कह सकते हैं कि जो ये एमओयू है भारत और जापान के बीच में, ये डिजिटल इंडिया का जो ये कह सकते हैं कि एक डीएनए एक्सपोर्ट हो रहा है, और जापान जो कभी रोबोटिक्स और एआई और ये सारी जो टेक्नोलॉजी है उसका गुरु हुआ करता था, है भी, अब वो भारत का जो फिनटेक है, फिनटेक इनोवेशन कहना चाहिए, उससे ये सारी चीजें सीख रहा है। यूपीआई ने दुनिया भर को एक मैसेज ये दिया है कि जो इनोवेशन है वो सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं रहती, वो भारत में है, और आज हम वो दुनिया को दे रहे हैं। तो सवाल अभी हमसे भी है कि क्या हम तैयार हैं जो इंडिया की टेक्नोलॉजी है उसको वर्ल्ड की डिफॉल्ट सेटिंग में रखने के लिए। तो अब देखते हैं कि जिस तरह से, जिस तेजी से सब कुछ बदल रहा है, वो दिन दूर भी नहीं है। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।